अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक शख्स रात के 12 बजे एक चौक पे खड़ा होता है और अचानक से उसे आवाज़ सुनाई देती है, सर रिजवान। ये शख्स कौन है और इसको आवाज़ किसने दी, ये सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। उससे पहले आपको बताता चलूँ, मेरा नाम है जी और आप देख रहे हैं डेंजर वर्ल्ड। ये शख्स अपने दोस्त के साथ रात का खाना खाकर एक चौक पे कुछ लेने के लिए खड़ा था कि अचानक कहीं से उसे आवाज़ सुनाई देती है, सर रिजवान। पहले तो ये आवाज़ को इग्नोर कर देता है, लेकिन फिर दोबारा से इसे आवाज़ आती है, सर रिजवान। और ये और किसी की नहीं, एक लड़की की आवाज़ होती है। ये बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि इसे एक लड़की इस वक्त क्यों आवाज़ दे रही है। जब ये मुड़कर देखता है तो इसे एक लड़की दिखाई देती है जो एक दुल्हन के लिबास में होती है। ये लड़की इससे कुछ फासले पे खड़ी होती है जहाँ थोड़ा सा अंधेरा होता है, जिसकी वजह से ये शख्स इसको पहचान नहीं पाता। इस शख्स का नाम क्या है आपको पता चल ही गया होगा। इस शख्स का नाम रिजवान है और ये लड़की इसे आवाज़ देती है, सर रिजवान कहकर। तो इससे भी आपको मालूम हो चुका होगा कि ये कोई कॉलेज टीचर होगा। तो आज की स्टोरी सर रिजवान की और इस लड़की की है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, इसलिए इसको एंड तक देखिएगा। और अगर स्टोरी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जब पहले सर रिजवान इस आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं तो ये लड़की फिर से आवाज़ देती है, सर रिजवान। अब दूसरी बार आवाज़ बहुत क्लियर थी, तो इसलिए सर रिजवान पीछे मुड़ कर देखते हैं तो ये एक लड़की जो दुल्हन के लिबास में वहाँ खड़ी होती है, जो थोड़े से फासले पर होती है सर रिजवान से, जहाँ थोड़ा सा अंधेरा भी होता है, जिससे सर रिजवान इस लड़की की शक्ल नहीं देख पाते। सर रिजवान इससे पूछते हैं, कौन हो तुम? तो ये थोड़ा सा आगे आती है और कहती है, सर रिजवान क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? तो ये कहती है कि मेरा नाम आयशा है। सर रिजवान जब इसको थोड़ा गौर से देखते हैं तो सर रिजवान भी इसको पहचान जाते हैं। सर रिजवान इससे पूछते हैं, आयशा तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो और दुल्हन के लिबास में यहाँ खड़ी हो, वो भी अकेली? क्या वजह है? तुम्हें कोई परेशानी है, कोई मसला है? तुम ऐसे अकेली यहाँ क्यों खड़ी हो? लगता है तुम्हारी आज ही शादी हुई है। तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है और बाकी सब लोग कहाँ हैं? तो इसने सर रिजवान को बताया कि हाँ, वो अपने हस्बैंड का ही इंतज़ार कर रही है, जो पास में ही एक दुकान पर कुछ लेने के लिए गए हैं। सर रिजवान बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका हस्बैंड अकेले इस लड़की को यहाँ छोड़कर और ख़ुद किसी पास ही दुकान में चला गया है। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। अब सर रिजवान इससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी आज ही शादी हुई है? तो लड़की जवाब देती है, जी सर मेरी शादी हुई है और आज ही हुई है। और सर उसको उसकी शादी की मुबारकबाद देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? वो जवाब भी देती है और फिर सर रिजवान बातों बातों में फिर उससे कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं हैं, कहाँ है वो? तो उसने कहा शायद उनको थोड़ी देर हो जाएगी, तो इसलिए मैं यहीं आपके पास वेट करती हूँ। सर रिजवान कहते हैं, ठीक है तुम यहाँ वेट करो मेरे पास, और जब तक वो नहीं आता मैं तुम्हारे साथ ही इधर हूँ। अब कहानी को थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। पीछे ले जाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये भी तो बताना है कि सर रिजवान और ये लड़की एक दूसरे को कैसे जानते हैं। उसके लिए हमें स्टोरी को थोड़ा सा पीछे लेके जाना पड़ेगा। सर रिजवान एक कॉलेज टीचर थे और वो अपनी एक एकेडमी भी चलाते थे। सर रिजवान एक बहुत ही ज़हीन टीचर थे और ये लड़की इनके पास एकेडमी में ट्यूशन के लिए आती थी। ये लड़की भी बहुत ज़हीन और इंटेलिजेंट थी, इसलिए ये एकेडमी में बहुत ही प्रोमिनेंट थी।
आपको पता ही है स्कूल कॉलेजेस में जो सबसे ज़्यादा ज़हीन होता है वो क्लास में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट भी होता है। इसलिए सर रिजवान इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते थे क्योंकि ये एक बहुत ही लाइक स्टूडेंट थी। ये सर रिजवान के पास सर रिजवान की एकेडमी के आखिरी सेशन में पढ़ती थी। उसके बाद सर रिजवान ये एकेडमी छोड़ गए थे क्योंकि उनके माली हालात कुछ अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से वो अब्रॉड चले गए थे। अब्रॉड में तकरीबन 5 साल रहने के बाद सर लौटे थे। सर के लौटने के बाद सर उसी जगह पर आकर रहने लगे जहां वो पहले रहा करते थे। अब सर रिजवान उसी जगह पर खड़े थे जहां ये लड़की उनको मिली थी। अब आपको होपफुली ये मालूम हो चुका होगा कि सर रिजवान इस लड़की को कैसे जानते थे, क्योंकि सर रिजवान बाहर चले गए थे तो 5 साल तक सर रिजवान का किसी से कोई राब्ता नहीं रहा और ना ही किसी स्टूडेंट से। तो उनको अब कई स्टूडेंट्स की शक्लें भूल चुकी थी और या उनकी यादों से हट चुके थे। तो इसलिए सर को इस लड़की को पहचानने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब उन्होंने इसको गौर से देखा तो उन्होंने इसे पहचान लिया था। तो अब चलते हैं स्टोरी जहां से हमने शुरू की थी। अब सर रिजवान इससे बातें कर रहे थे और इसके बारे में और बहुत सी भी बातें पूछ रहे थे। तो इसने बताया कि ये पढ़ाई के बाद जॉब करने लग पड़ी थी और फिर एक अच्छी जॉब करने के बाद इसकी अब शादी हो गई है। अभी तक सर रिजवान को इस पे किसी और बात का तो शक नहीं हुआ, लेकिन सर रिजवान इस चीज़ की उलझन में थे कि इसका हस्बैंड अभी तक इसके पास क्यों नहीं आया। अब टाइम काफ़ी हो चुका था। अभी जैसे मैंने आपको बताया सर रिजवान और इनके दोस्त रात का खाना खाने आए थे। तो इस लड़की से मिलने से पहले सर रिजवान और इनके दोस्त खाना खाकर घर को जा रहे थे। इनका दोस्त भी काम पे जाया करता था रोज़। तो इसने सर रिजवान से कहा कि चले हम यहाँ से कोई रिक्शा ले लेते हैं। लेकिन सर रिजवान ने कहा नहीं, अगर तुम रिक्शे पे जाना चाहते हो, क्योंकि उसने अगले दिन काम पे जाना था। तो सर रिजवान ने कहा कि तुम यहाँ से रिक्शा ले लो, मैं पैदल चलकर ही घर वापस आऊँगा, क्योंकि अभी रात का खाना खाया है तो मैं इसको हजम भी करना चाहता हूँ। तुम रिक्शे पे चले जाओ और मैं पैदल आता हूँ, थोड़ी सी मेरी वॉक भी हो जाएगी। तो उनका दोस्त ऐसे ही करता है, वो रिक्शा लेता है और वो घर चला जाता है। लेकिन सर पैदल वॉक कर रहे थे और जैसे ही वो चौक पे पहुँचते हैं तो उनको ये आवाज़ आती है और फिर ये लड़की उनसे मिलती है। अभी मैं आपको वो चौक के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इस चौक के एक तरफ कब्रिस्तान था और दूसरी तरफ एक चर्च था। अब सर रिजवान के दिल में या दिमाग में कोई ऐसी और बात नहीं थी, लेकिन बस उनको यही एक मसला हो रहा था कि ये लड़की रात गए इस वक्त, वो भी दुल्हन के लिबास में, सब खैरियत तो है ना, इसका हस्बैंड भी अभी तक नहीं आया। अब थोड़ा सा सर रिजवान को और भी उलझन होने लग पड़ी और वो परेशान होने लग पड़े। तो उन्होंने कहा कि इसका हस्बैंड नहीं आ रहा। तो सर रिजवान ने ये सोचा कि क्यों ना मैं इसे कहूँ कि इसका हस्बैंड अभी तक नहीं आया, तो जाओ तुम अपने हस्बैंड के पीछे और उसे देखो वो कहाँ रह गया, और मुझे भी घर जाना है क्योंकि उसका दोस्त उसका इंतज़ार कर रहा होगा। उसने कहा था कि जब आप आएंगे तभी हम सोएंगे, ताकि मुझे किसी बात की टेंशन ना रहे कि आप अभी तक घर नहीं आए। सर रिजवान ने आयशा को कहा तुम जाओ और अपने हस्बैंड के पास जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ऐसे ही सर रिजवान ने कुछ कहा तो लड़की कहा ठीक है आप जाएं, मैं चलती हूँ। सर रिजवान थोड़े से परेशान तो हुए कि अकेली लड़की यहाँ खड़ी है, ऐसा जाना ठीक है कि नहीं, लेकिन फिर सर रिजवान ये सोचते कि उसका दोस्त भी इंतज़ार कर रहा होगा। अब सर रिजवान चल पड़े और जो ही चल रहे थे तो वो आयशा को भी पीछे से देख रहे थे। तो उन्हें क्या दिखता है कि आयशा भी पीछे वहीं खड़ी है। सर रिजवान फिर उनको आवाज़ लगा कर कहते हैं कि आयशा तुम अभी तक गई नहीं। तो आयशा कोई जवाब नहीं देती, लेकिन फिर वो थोड़ा सा चलती है। आयशा थोड़ा सा चलती है तो सर रिजवान ये सोचते हैं कि चलो अब ये जा रही है तो मैं भी चलता हूँ। सर रिजवान यूं ही चलने लग पड़े और जैसे ही वो चलते हैं तो थोड़ा सा आगे जाते हुए उनको ये थोड़ी सी आवाज़ आती है जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। तो सर रिजवान पीछे देखते हैं तो उन्हें आयशा ही नज़र आती है। अब सर रिजवान उससे कहते हैं कि आयशा तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो, मैंने तुम्हें कहा था कि जाओ अपने
हस्बैंड के पास और तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तो आयशा ने जवाब नहीं दिया। सर रिजवान फिर आयशा को कहते हैं, आयशा मैंने तुम्हें कहा था कि जाओ अपने हस्बैंड के पास, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो, वो भी इस रात के वक्त? तो वो कहती है कि सर मुझे आपसे एक मदद चाहिए। सर रिजवान कहते हैं, कैसी मदद तुम्हें मुझसे चाहिए? तुम कैसी बातें कर रही हो? आज तुम्हारी शादी का दिन है और तुम्हें मुझसे मदद चाहिए। तुम्हें कैसी मदद चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो कहती है कि सर नहीं, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। सर रिजवान परेशान हो जाते हैं कि शायद इसको कोई मसला है जिसकी वजह से ये मुझे कह रही है कि मुझे आपसे मदद चाहिए। तो सर रिजवान इससे पूछते हैं कि क्या मदद चाहिए तुम्हें मुझसे? तो ये कहती है कि सर मेरा कत्ल हो चुका है। सर रिजवान जैसे ही ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं, बकवास मत करो, क्यों तुम ऐसी बातें कर रही हो? तो वो फिर से कहती है, सर मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा कत्ल हो चुका है। अब उसकी आवाज में थोड़ा सा भारीपन भी था, जो सर रिजवान सुनकर डर जाते हैं और वो फिर से कहते हैं, लड़की तुम होश में तो हो? अब आयशा की आवाज और थोड़ी सी तब्दील हो जाती है और वो कहती है, नहीं सर मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा कत्ल हो गया है। जब ये इतनी भयानक आवाज सर रिजवान सुनते हैं तो वहां से भागने को ही अच्छा समझते हैं। अब इनकी दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और ये भागने लग पड़े। अब आयशा भी इनका पीछा कर रही थी। अब सर रिजवान खौफ के आलम में थे। भागते भागते जल्दी जल्दी ये घर पहुंचे। जल्दी से दरवाजे को खटखटाया। इनका दोस्त भागता हुआ आया। खैर तो है सर रिजवान, क्यों इतनी जोर से, और वो भी रात के इस वक्त दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, सब खैरियत तो है? तो ये जब दरवाज़ा खोलते हैं तो सर रिजवान को देखकर इनका दोस्त परेशान हो जाता है कि सर रिजवान हाँप रहे हैं। और जल्दी जल्दी जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो अंदर को भागते हैं और कहते हैं कि जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दो। इनका दोस्त जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वो शायद समझते हैं कि शायद इनका कोई पीछा कर रहा है, कोई चोर या डाकू, क्योंकि रात के इस वक्त ऐसे भाग कर आना नॉर्मली लोग यही समझते हैं कि चोर या डाकू कोई नुकसान ना पहुंचा दे, शायद यही कोई वाकया हुआ हो इनके साथ। लेकिन सर रिजवान जल्दी से आते हैं और बेड पर लेटकर चादर ओढ़ लेते हैं। अब इनका दोस्त परेशान हो जाता है, क्या वजह है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो वो सवाल पूछते हैं सर रिजवान से कि बताएं क्या हुआ है, कुछ तो बताएं, आप क्यों इतने डरे हुए हैं? क्या कोई वाकया हुआ है आपके साथ या कोई आपका पीछा कर रहा है? सब खैरियत तो है ना? तो सर रिजवान कहते हैं, नहीं कुछ ठीक नहीं है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तुमसे क्या कहूँ। अब इनका दोस्त परेशान हो जाता है लेकिन फिर छोड़ देता है सर रिजवान को सोने के लिए और कहता है चले हम सुबह बात करेंगे। अब अगले दिन इनका दोस्त सर रिजवान के पास आता है तो वो देखता है कि सर रिजवान को बुखार है। तो आज वो काम पर नहीं जाता और सर रिजवान को हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ वो डॉक्टर को चेक करवाता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि इनको कोई शॉक लगा है इसलिए इनकी हालत ऐसी है, तो मैं इनको कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, ये दवाइयाँ आप टाइम पर दे दे तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। तो सर रिजवान को इनका दोस्त घर ले आता है और इनको मेडिसिन देता है जिससे सर रिजवान को कुछ आराम मिलता है और इनका दोस्त अभी इन पर प्रेशर नहीं डालता कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये सब कुछ वो टाइम पर छोड़ देता है क्योंकि वो सोचता है कि जब ये ठीक होंगे तो मैं इनसे पूछ लूँगा। अब सर रिजवान कुछ दिनों बाद ठीक हुए तो इनके दोस्त ने आराम से इनसे पूछा कि बताओ क्या हुआ था उस दिन, तुम मुझे बताओगे तो फिर ही मुझे पता चलेगा। तो सर रिजवान ने कहा उस दिन मेरे साथ बहुत ही एक भयानक वाकया हुआ कि मेरी पुरानी स्टूडेंट मुझे मिली जो एक दुल्हन के लिबास में थी, जिसने मुझे कहा मैं मर चुकी हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए, और वही मेरा घर तक पीछा करती रही, इसलिए मैं डर गया था। अब इनके दोस्त भी परेशान हो गए और कहा कि अभी आप घर से बाहर मत निकलिएगा, स्पेशली रात को। अब सर रिजवान बहुत ही परेशान होते हैं लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो सर रिजवान एक दिन फिर रात को किसी काम के लिए बाहर निकलते हैं तो उनके साथ ऐसा फिर होता है और फिर उन्हें आवाज़ आती है, सर रिजवान
मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। जब सर दोबारा पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें आयशा नजर आती है। अब सर रिजवान परेशान हो जाते हैं कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ। अंदर से डर भी है, लेकिन फिर वो अल्लाह का नाम लेकर उससे पूछते हैं कि हाँ आयशा, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। तो वो कहती है कि सर मेरा कत्ल हो चुका है। तो वो कहते हैं क्या तुम सही कह रही हो? तो वो कहती है जी सर मेरा कत्ल हो गया है। तो सर रिजवान उससे पूछते हैं कि तुम्हें किसने कत्ल किया? तो वो बताती है मैं मजलूम, मुझे मेरे हस्बैंड ने ही मुझे कत्ल कर दिया। सर रिजवान ये सुनकर बहुत दुखी और गमगीन हो जाते हैं। कहते हैं क्यों, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें क्यों कत्ल किया? तो वो बताती है कि सर हमारी ख़ानदानी कुछ लड़ाइयाँ थी पहले। हम दो ख़ानदान आपस में पहले बहुत मोहब्बत से रहते थे, फिर हमारे दरमियान कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से हम एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। फिर कुछ बड़ों ने, जो गांव के रहने वाले कुछ बड़े थे, उन्होंने हम दोनों ख़ानदानों में सुलह करवा दी। लेकिन हमें मालूम नहीं था कि इस सुलह के पीछे भी कोई साजिश चल रही है। लोगों ने ये फैसला किया कि क्यों ना हम आपस में रिश्तेदार बन जाएं, एक दूसरे के बच्चों की आपस में शादियाँ करवा दी जाएं, जिससे हमारी रिश्तेदारी और मजबूत हो जाएगी और हम पिछले गम भूल सकेंगे। लेकिन हमें मालूम नहीं था कि इसके पीछे बहुत ही बड़ी साजिश है। जिस दिन मेरी शादी हुई हम बहुत खुश थे, मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे, मेरे हस्बैंड और उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश और खौफनाक प्लान चल रहा है। अब जिस दिन मेरी शादी हुई उसी रात को मेरे हस्बैंड ने इसी चौक पे मुझे कत्ल कर दिया था और उसने ये शो करवाया कि ये इस पे उसके दूसरे दुश्मनों ने हमला किया, जिसमें फायरिंग हुई, जिससे मैं कत्ल हो गई। लेकिन असल में मुझे तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे कत्ल करके यहाँ छोड़ा था और इसीलिए मेरी रूह आज भी यहाँ भटक रही है। तो इसलिए मुझे आपसे मदद चाहिए ताकि आप उसको उसके कैफे किरदार तक पहुँचा सके, उसे उसकी सज़ा दिलवा सके। सर रिजवान उससे वादा करते हैं तुम मुझे ऐसे सबूत बताओ जो मैं तुम्हारे माँ बाप के पास लेकर जा सकूं और फिर हम अदालत में भी इसको कातिल साबित कर सके, तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। वो कहती है ठीक है, मैं आपको इस चीज़ में मदद करूँगी। और वो ऐसे ही करती है। वो सर रिजवान की इस केस में मदद करती है और फिर इसके कत्ल के केस में इसके हस्बैंड को सजाए मौत हो जाती है। सर रिजवान इस फैसले को सुनकर बहुत खुश होते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस लड़की की रूह को बख्श दे और आराम दे। इसके हस्बैंड की सजाए मौत के बाद आज तक आयशा कभी फिर सर रिजवान को नजर नहीं आई। आपने देखा कि दुल्हन खुद अपने मरने के बाद अपने कत्ल की गवाही देने आई। ये मुआशरा कितना ही जालिम है, इसको किसी की जान की कोई कदर नहीं है। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।